When we are talking about the industry, so you will find that this is your interview. Okay, वो तो हंसते मुस्कुराते मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये हु इज दिस पर्सन। फॉर्म में तो आपको पता है कि अल्टीमेटली ही इज द ऑडिट हेड, लेकिन इंडस्ट्री में आपको पता है क्या ये हु इज ही? बता सकते हो आप कि इंडस्ट्री में ये जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया है ये कौन है? राइट, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। ठीक है। सो इज ही एफआर हेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेड? इज ही एफपी एंड हेड? इज ही ट्रेजरी हेड? और इज ही टैक्स हेड? डू यू नो दैट? सो ये हमको नहीं पता है, और ये हमको आगे ये हमको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट इन इंडस्ट्री। ओके। तो जो प्रिपरेशंस के हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल आपको एक व्यू बताता हूँ, तो इंडस्ट्री की प्रिपरेशंस कंपैरेटिवली सबसे डिफिकल्ट प्रिपरेशंस है। ऑडिट फॉर्म में आपको पता है कि अगर ऑडिट का इंटरव्यू होने वाला है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑडिट। इफ देयर इज अ बैंकिंग इंटरव्यू वी नो दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिट एंड बैंकिंग रिलेटेड स्टफ। बट अभी आप फॉर एग्जांपल पीएसयू की तैयारी कर रहे हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज की तैयारी कर रहे हो, सो व्हाट यू आर रीडिंग, दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो आई डोंट नो, बट आपको किसी ने बोला होगा कि एक काम करो इंडेक्स पढ़ लो, तो आप इंडेक्स पढ़ रहे हो। बट डू यू नो दैट आपके सामने एफआर हेड ही आएंगे, कोई भी आ सकता है ना। और यही होता है हर बार इंडस्ट्री के अंदर। तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना। ठीक है। सो जो इंडस्ट्री है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, द अल्टीमेटली सीएफओ इज ऑन द टॉप एंड देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स अंडर हिम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ट्रेजरी, एफपी एंड टैक्सेशन, फंड रेजिंग, इंटरनल ऑडिट, देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स। और जब आपका इंटरव्यू होगा, मान लो रिलायंस में आपका इंटरव्यू है, या एलएनटी में आपका इंटरव्यू है, या किसी पीएसयू में आपका इंटरव्यू है, सो इन वर्टिकल्स के कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या इस वर्टिकल के कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी को पूछोगे कि लाइक आपके सीनियर से या किसी से कि लाइक हम क्या प्रिपेयर करें, तो वो आपको बोलेंगे एक काम करो ये प्रिपेयर कर लो, लेकिन वो केवल उनका एक्सपीरियंस है। उनके इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है ट्रेजरी हेड आ गए हो तो उन्होंने डेरिवेटिव और ये पूछ लिया, but it's not necessary that always and always there will be treasury head that will become. So we have to understand this part very well, and that's why it's very important that one has to prepare for all these four functions while going for industry, right? अगर आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आपको ये चारों ही फंक्शंस को ठीक से प्रिपेयर करना। ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी टिपिकल टास्क कि लाइक एफआर भी प्रिपेयर करें, एफपी एंड भी प्रिपेयर करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपने नहीं प्रिपेयर करा तो देयर वुड बी अ चांस कि समवन हु इज कमिंग he may ask you a very simple question and you will not be able to answer that. For example, if you are preparing only for Indians, not for other stuff, तो इसलिए इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको करनी रहेगी। ठीक है। सो अल्टीमेटली द where this particular industry ultimately will take you to, it will ultimately take you to towards CFO role। ठीक है ना। अब सीएफओ रोल के लिए अगर वो ले जा रहे हैं आपको, तो उनका जो अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि लाइक दे ऑल्सो वांट यू टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंपनी एंड सेक्टर ऑल्सो। ठीक है। तो आप टेक्निकल प्रिपरेशन जो कर रहे हो अभी, उसके साथ में थोड़ी सी अबाउट द कंपनी को भी अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है। Now, so we will be dividing this particular session into two parts. ठीक है। एक में मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस लूंगा रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आई विल बी टेकिंग अबाउट सम ऑफ द एचआर राउंड, राइट, एचआर इंटरव्यूज जो होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस लूंगा विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री पॉइंट। ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, राइट, कीप देम रेडी, एंड whatever
as per our previous experience, I would try to answer those questions, right? Okay, so if I'll start first with the basic start, that how when you are starting your preparations. Okay, so what are the first few things that you should study? Okay, regarding the company. Okay, so regarding the company, I'll tell you कोई भी कंपनी का एग्जांपल दो जरा, दैट फॉर विच कंपनी यू आर अपियरिंग इन. कोई भी कंपनी का नाम बताइए. सर हीरो मोटोकॉप। यस, हीरो मोटोकॉर्प, राइट. ओके, चलो तो इन्होंने काम मुझे ही दे दिया. ठीक है, कि अब आप भी प्रिपेयर कर दो. ठीक है. स्मार्ट. ओके, चलिए तो ठीक है ना. एवरीवन पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ओके, so this is the first thing that we have to do. We have to first fill this particular sheet. ठीक है. Hero MotoCorp, right? So what you have to do is you have to fill this particular one. Company name, Hero MotoCorp, who is CEO, who is CFO, and then head office. ठीक है. So इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हीरो मोटोकॉर्प का, आई थिंक शायद गुड़गांव में. ठीक है. देन रेवेन्यू. ठीक है. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शेयर प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आंसर होता है सर एनुअल रिपोर्ट. ठीक है. तो एनुअल रिपोर्ट मत खोलो इस केस में. इसमें क्या लेना है आपको? कल भी बताया था मैंने. क्या देखना है आपको? इन्वेस्टर रिलेशंस। वेरी गुड. ठीक है. तो हीरो मोटोकॉर्प के आप इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन में जाओ. ठीक है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे. फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशंस पे जाओ एनुअल रिपोर्ट की बजाय. ठीक है. प्रेजेंटेशन में जाने के बाद अ, देख लो वो प्रेजेंटेशन कब का है. ठीक है. सो जून 2024, थोड़ा पुराना है. ठीक है, बट चल जाएगा. ठीक है, इससे भी लेटेस्ट कोई प्रेजेंटेशन हो तो भी देख सकते हो. ठीक है. सो ये जो प्रेजेंटेशन होते हैं इसमें यू कैन गेट ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए. ठीक है. सो व्हाट वी नीड. ये दिस इज अबाउट द इंडिया. लाइक हाउ इंडिया इज ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी. ठीक है. उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि लाइक हाउ हीरो इज डूइंग. तो इन्होंने बताया 118 मिलियन कस्टमर्स. अब ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है. तो जब आपसे पूछा जाएगा लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, तो ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है. 118 मिलियन कस्टमर्स, राइट. 50 कंट्रीज में प्रेजेंस है. ठीक है. और उसके अलावा फिर रेवेन्यूज. ठीक है. सो रेवेन्यूज का भी इसमें आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट में मिल जाएगा. ठीक है. दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको रेवेन्यूज मिल जाएंगी. ठीक है. तो रेवेन्यू केवल रेवेन्यू नंबर से काम नहीं चलेगा. ठीक है. आपको साथ में ये भी बताना है, जैसे कि लिखा हुआ है कि लाइक क्रॉस 10,000 करोड़ क्वार्टर रेवेन्यू. तो ये क्वार्टरली प्रेजेंटेशन है. तो करीब करीब मान लो कि 40,000 करोड़ तो हो गया उनका रेवेन्यू. ठीक है. जब भी आप रेवेन्यूज बताओ तो उसको बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके बताओ. राइट. ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक फिगर बता रहे हैं सीए फाइनल जैसा कि लाइक 40,444 करोड़. ऐसे करके नहीं. जब बड़ी रेवेन्यूज है तो उसको बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर बताइए. ठीक है. फिर इबिटा मार्जिन, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 14%. फिर पैट कितना है पैट, राइट, दैट वन. तो ये नंबर आपको याद करने चाहिए.
Okay, so this will give you a lot of good insights regarding what you have to prepare for the company. ठीक है ना? So revenue ऐसे निकाल लो, revenue CAGR, right? This is also very important. So 5 years का revenue CAGR निकाला, EBITDA, PAT, share price और market cap, right? अगर कोई listed entity है तो उसके लिए ये सब इंफॉर्मेशन आपको लेना चाहिए, ठीक है? फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अब हीरो मोटो कॉर्प है, इसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? अगेन इसमें मिल जाएगा आपको सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट? दिख रहा है आपको अलग अलग उनके जो मेजर ब्रांड्स हैं, उन मेजर ब्रांड्स के बारे में आप बता दो, ठीक है? कि इस पर्टिकुलर इससे इतना आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, ठीक है? ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। या फिर उनको अगर आपको क्लियरली नहीं मिल रहा है तो फिर उस चीज में एनुअल रिपोर्ट देख के सेगमेंट रिपोर्टिंग में चले जाओ, तो जिन जिन चीजों की उन्होंने सेगमेंट रिपोर्टिंग करी है वो देख लो। फिर जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस जोग्राफीज, हाउ द रेवेन्यू इज कमिंग, देन बिगेस्ट कॉस्ट आइटम। जब आप रेवेन्यू पे जाओगे, ठीक है ना, तो आपको दो तीन बातें क्लियर हो जाएगी। क्या बातें क्लियर होगी? आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, ठीक है? जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, अब ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसकी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन फिर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सो while you are filling up the company understanding sheet, automatically you will understand the business and connect it with what kind of question they may ask, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी में वारंटीज होती है। जब आप व्हीकल खरीदते हो तो वारंटी मिलती है, दो टाइप की वारंटी होती है, सर्विस टाइप और एश्योरेंस टाइप वारंटी। ओके, हु कैन टेल मी लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस टाइप एंड एश्योरेंस टाइप वारंटी, and what is the accounting treatment of that as per Ind AS 115? Yes, anyone? सर्विस टाइप और एश्योरेंस टाइप वारंटी में क्या डिफरेंस है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंड एस 115 के हिसाब से कैसे क्या रहता है, तो बता सकते हैं? सर अश्योरेंस वारंटी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ अटैच होती है, जो अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ जो प्रोवाइड की जाती है, हम्म एंड इसके लिए प्रोविजंस बनाते हैं हम मेनली। और जो हम्म। सर्विस वारंटी होती है वो एक्सटेंडेड वारंटी होती है और इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वेरी गुड आंसर, यस, गुड जॉब सूर्य। ठीक है थैंक ना, यू। तो बेसिकली ये आपको मान के चलना है कि ऑटोमोबाइल कंपनी के ऊपर इंड एस 115 कैसे एप्लीकेबल हो रहा है और उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके जाना है, ठीक है? तो जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो आप, सो 115 इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मान लो वेदांता के लिए जा रहे हो, तो वेदांता पे 115 कैसे एप्लीकेबल हो रहा है? अगेन सी व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम। उनकी सोर्स ऑफ इनकम माइनिंग है, राइट? माइनिंग से जो मिनरल्स निकल रहे हैं उनको सेल करके, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं? यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं कि लाइक जो रेवेन्यू इन ट्रांजिट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना? आपने अपने माइनिंग साइट से कस्टमर की साइट तक भेजा, तो शुड यू रिकॉग्नाइज दैट रेवेन्यू और नॉट? तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जब ये शीट फिल करो तो आपको उसमें आइडिया लगता जाएगा कि लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे फेस, ठीक है? सो ये क्लियर हुआ आपको सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन हमने बात कर ली, बिगेस्ट कॉस्ट आइटम। सो व्हेन यू से बिगेस्ट कॉस्ट आइटम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विप्रो। विप्रो में बिगेस्ट कॉस्ट आइटम क्या है? सर सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस, वेरी गुड, राइट? सो एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर इज द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर। नाउ जब आप सैलरी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो फिर आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? सैलरी एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं तो देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन इंड एस 19, राइट? सो कितने टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? तो बता सकते हैं कोई कितने टाइप के होते हैं बेनिफिट्स? साथ साथ में आपके इंडेक्स का नॉलेज भी, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स भी साथ में दूं ताकि यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट।
सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट्स। और एक और है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन। ओके। ऑल राइट, सो वन इज नहीं, वो एक एग्जांपल हो गया लीव एनकेशमेंट तो। सो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और टर्मिनेशन, ठीक है। सो उसमें ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो कहने की बात ये है कि बिगेस्ट कॉस्ट आइटम जो है, ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस करके जाओ। तो ये जब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से इस तरह का थॉट प्रोसेस भी रखना है कि लाइक ओके, दिस इज समथिंग विच आई हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबसे बड़ा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बड़ा हो जाएगा तो इंडेक्स 2 के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट विल गो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ टोटल सेक्टर साइज, राइट। तो हीरो मोटोकॉर्प में सेक्टर साइज कैसे निकालेंगे? सेक्टर साइज कैसे निकलता है ये भी मैंने बताया है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट को याद हो तो बताइए। हाउ डू यू कंप्यूट सेक्टर साइज? सर जो टोटल मार्केट शेयर है ना, उसमें से अपना शेयर कितना है? दैट इज, तो अपना शेयर आ गया। व्हाट आई एम सेइंग इज, तो टोटल मार्केट जितने भी कॉम्पिटिटर है ना, उन सबका शेयर मिला के सेक्टर शेयर कहलाता है। तो वो निकालते कैसे एब्सोल्यूट अमाउंट? वही सर, पॉपुलेशन। सर और सारी फिर कंपनीज का जो भी उस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है उनका रेवेन्यू का टोटल। यस, वेरी गुड, राइट। सो हीरो मोटोकॉर्प के केस में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उन सबका रेवेन्यू मिला देंगे, तो क्या बनेगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर का टोटल सेक्टर साइज, ठीक है। ये क्यों पता होना चाहिए आपको? क्योंकि वो जब पूछ रहे हैं व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी, तो आपका आंसर बाकी लोगों से अलग तभी बनेगा जब आप ऐसे इस टाइप से आंसर दो। मेरे को अगर पूछोगे कि लाइक व्हाट यू नो, मेरे से अगर इंटरव्यू पूछते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट हीरो मोटोकॉर्प, तो मैं बोलूंगा कि लाइक हीरो मोटोकॉर्प इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, having a market share of this much percentage in a total industry size of so many billion dollars. It is mainly having a revenue of 10 $10 billion dollars, and with a quarterly sorry, with a EBITDA margin of this much and PAT margin of this much. सबसे बेस्ट है सर कि एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के चले जाओ उस सेक्टर पे, उस कंपनी पे। हाँ, लेकिन वो डेफिनेटली देखो एफर्ट ज्यादा है उसमें। तो कहने की बात ये है कि यू शुड गिव आंसर दैट हैज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। वो ही आपको बाकी लोगों के आंसर से अलग कर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू शुड स्टडी। इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रिपेयर करके आपको ये सब फायदा हो जाएगा। फिर रैंक ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी की रैंकिंग क्या है और मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन है। फिर जॉब प्रोफाइल, ठीक है। जॉब प्रोफाइल तो पता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। तो जब जॉब प्रोफाइल क्लियर नहीं है तो फिर दे विल ऑल्सो नॉट आस्क यू, ठीक है, कि जॉब प्रोफाइल बताओ आप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर प्रिफर्ड प्रोफाइल, फिर क्या बोलोगे? सर फाइनेंस। फाइनेंस। तो फाइनेंस कहाँ होता है कॉर्पोरेट में? होता है क्या फाइनेंस? FP&A बोल सकते हैं क्या सर? FP&A, FP&A बोल सकते हो। सो दैट इज सर मोर रिपोर्टिंग। एप्ट दिस थिंग। रिपोर्टिंग बोल दो, ये है वर्टिकल्स, ठीक है। अगर आपको उन्होंने कुछ क्लियर बताया नहीं है कि लाइक कौन सी प्रोफाइल के लिए वो लोग आए, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि दे आर कमिंग फॉर एनी ऑफ दीज टॉप प्रोफाइल्स। सो इट इज FR, ट्रेजरी, FP&A, टैक्सेशन, ठीक है। तो आप पहले तो यही बोलोगे लाइक आई एम फ्लेक्सिबल
फॉर एनी ऑफ द रोल्स दैट इज असाइन। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज के ज्यादा स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो उनको डाउट आता है कि ये बहुत स्पेसिफिक पर्सन है और ही इज नॉट टू मच फ्लेक्सिबल। तो ऐसे में आप पहले तो ये बोलोगे आई एम फ्लेक्सिबल अबाउट द फंक्शंस एंड ऑल, लेकिन फिर भी बोलते नहीं प्लीज टेल अस। तो फिर बोल दो कि लाइक एज सच आई एम फ्लेक्सिबल बट स्टिल इफ गिवन अ चॉइस आई माइट गो फॉर FP&A। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो FP&A उस हिसाब से एक बेटर फंक्शन है। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि लाइक दे कैन आस्क यू इफ द जॉब प्रोफाइल इज नॉट क्लियर, देन दे देमसेल्फ कैन आस्क। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आ जाओ एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST। ठीक है, तो GST जैसा मैंने बोला आपको कि कोई भी इंटरव्यू ले सकते हैं उस केस में, तो GST एप्लीकेबल है क्या? तो हीरो मोटो कॉर्प पे एप्लीकेबल है क्या? यस सर। है ना, तो कितना एप्लीकेबल है, व्हाट इज द रेट? कितना लगता है, बाइक खरीदते हैं तो कितना लगता है? हम्म, इतना टाइम क्यों लग रहा है? किसी ने बाइक रिसेंट में नहीं खरीदी क्या? सर 18% एंड 28%, दो रेट से मेनली। दो रेट्स हैं। ओके, तो दोनों रेट्स किस किस कंडीशन में लगते हैं ये आपको देख के जाना है। ठीक है, फिर प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, और भी मैं इस पर टॉपिक्स बता दूंगा आपको, तो दैट इज व्हाट वन हैज टू स्टडी। ठीक है, फिर मेजर लेटेस्ट न्यूज, मेजर अवार्ड्स, तो ये सब चीजें आप इसलिए पढ़ के जाओ क्योंकि इट विल हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देन इसी की अगर हम बात करें और दूसरी कंपनी का भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, वेदांता का ले लो। ठीक है, RIL का ले लो, GST एप्लीकेबल है क्या? ओके, फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, and gone through investor relations report, right? So this is the first thing. If you are starting your preparations for industry, this is the first thing that you should do. इसको फिल करना चाहिए। ओके, अच्छा ये आपको uh, जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं, राइट, दे हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स। किसी के पास अगर अभी नहीं हो अवेलेबल लेक्चर्स एंड रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, राइट, सो मुझे बताते जाओ। ठीक है, तो साथ साथ में करते जाओ, राइट, डू नॉट डिले इट टू मच। अगर लग रहा है कि अभी हमने अभी अभी स्टार्ट करा है और कोई चीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो मुझे बता दो। ठीक है, सो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें कंपनी अंडरस्टैंडिंग शीट जो है, ठीक है ना, दिस इज, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आपको फिल करना स्टार्ट करना। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि टेक्निकल। ओके, नॉट टेक्निकल प्रिपरेशंस, जैसे कि ये बात कर रहे थे हम कि लाइक हु इज दिस पर्सन, वी डोंट नो। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लो FR की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन इंपॉर्टेंट इंडेज। ठीक है, इंडेज के क्वेश्चंस आप लोगों ने फुल स्टार्ट कर दिए होंगे, 115 116। ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को अब धीरे धीरे करके पता चल गया है कि 115 और 116 जो है वो ही बैकबोन होते हैं इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? राइट, 116 का कौन आंसर देगा? आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, हु वुड लाइक टू आंसर दैट? हु इज कॉन्फिडेंट ऑन 116? वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट टू टिपिकल। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, राइट, सिक्योर हाउ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन केस ऑफ लीज अकाउंटिंग? यस, एनीवन? सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या ट्रीटमेंट होता है? यस, इंटरव्यू में यू नो, यू विल नॉट गेट टू मच टाइम। हाँ बोलिए संकल्प।
सर एक्चुअली उससे हम प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, फिर ओवर द पीरियड फॉर एग्जांपल 5 इयर्स या 10 इयर्स है तो अमोर्टाइज करते जाएंगे इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करते हुए। किस कौन ऐड करेंगे? हु इज गिविंग हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट टू होम? सर अगर मैं लेजी हूँ, मैंने लीज पे लिया है, हम्म। तो मैं ही रिकॉर्ड करूंगा मेरी बुक्स में असेट के उसमें, क्योंकि लाइबिलिटी रहेगी लीज की, तो वो मेरी असेट रहेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मुझे एक टाइम बाद मिलेगी। नहीं तो हु इज गिविंग सिक्योरिटी डिपॉजिट टू होम? लेजी इज गिविंग टू लेजर। Lacy is giving to lesser. Okay, it's not the other way around, right? Lesser is not giving to Lacy, correct? या Okay, so Lacy is given, so it is an asset for Lacy, correct? या सर। All right, so he will record it in the books as an asset. या सर। All सर आई right, थिंक 109 अप्लाई होगा क्या? 109 apply होगा for, हाँ 10, अगर it is a financial asset then definitely 109. बिकॉज तो स्टैट्यूटरी राइट है हमारे पास टू रिसीव कैश। statutory right to receive the cash, right? So कहने की बात ये है कि इसमें और क्या ट्विस्ट आ सकता है? और मतलब ट्विस्ट तो नहीं, लेकिन इसमें और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? इसमें एक ट्रीटमेंट ये पूछ सकते हैं वो आपसे कि ये अगर रिफंडेबल है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? What will be the treatment if it is refundable? Okay, so if it is refundable, then अच्छा ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। यस, सर आरओयू एसेट होगा क्या? if it is refundable, what it means that you have to you I mean Lacey will get it back, तो वो तो मिल जाएगा उसको, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ इट इज नॉन रिफंडेबल देन इट विल ऐड in the lease payment and will become a part of ROU asset, right? So, a lease again is a very important, क्योंकि ज्यादा करके कंपनीज लीज पे कोई ना कोई चीज रखती है अपने पास। बहुत सारी जो कंपनीज है लीज पे, जैसे माइंस रख ली उन्होंने, सो माइंस भी लीज आउट होती है, तो लीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, बड़ा अमाउंट है ये, P&L में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसलिए लीज बिकम्स एन इम्पोर्टेंट। और सेम गोज फॉर रेवेन्यू ऑल्सो, रेवेन्यू तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए 115 और 116 को आप लोग प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? अ, आप चाहो तो मैं 3-4 आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है? सो वन इज रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू ओवर अ पीरियड एंड एट अ पॉइंट इन टाइम। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो प्रिपेयर कर लो, रिकॉग्नाइजिंग इट ओवर अ पीरियड एंड एट अ पॉइंट इन टाइम। ओके, और दूसरा contract की conditions, right? When you are identifying the contract, there are 5 conditions of that. So practically remember what are those 5. ठीक है? Uh, अभी like recently who has started? So किसने अभी 115 का लेक्चर देखा है? लोकेश, देखा आपने 115 का लेक्चर? यस सर। ओके, तो क्या कंडीशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की? ऑलराइट, तो सर देखो, एक कंडीशन तो ये है कि जो एसेट खरीद रही है उसका कोई सेपरेट यूज नहीं होना चाहिए फॉर दैट कंपनी। नहीं 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 नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, राइट? याद करो, और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? आप लोगों को मैं वापस सब लोगों को ही बोलूंगा कि बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करो। आप देख ही रहे हो आपको सब कुछ पढ़ना है, काइंड ऑफ। तो इफ यू आर नॉट सिलेक्टिव देन यू विल गेट कंफ्यूज, लाइक क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है? When you are studying anything, like read very very specific. So that's why what I cover in 115,
इज 10-12 क्वेश्चंस, 10 से 12 क्वेश्चंस कवर करें, लेकिन वो 10-12 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि लाइक दिस इज व्हाट, और याद भी करो जो कंडीशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर जब आप देखो तो केवल देखो मत, अब याद भी करते जाओ साथ में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ओके। सो देर आर 2 लेक्चर्स ऑफ दैट, ओके, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, ठीक है। मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 लेक्चर है 115 के, ठीक है। एक ये वाला L4 एंड दिस L5, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें कम से कम 7-8 इंडस्ट्रीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए हमने, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन भी था, सर्विस टाइप, एश्योरेंस टाइप, और ठीक है। सिमिलरली 116, ठीक है। तो 116 और 16 का एक ही लेक्चर है, 8-10 क्वेश्चन है उसमें, बट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, विच हैव बीन आस्क्ड अर्लियर, ठीक है। तो 115 और 116 आई सर्टेनली बिलीव कि बहुत ज्यादा कंपनीज के लिए मैटर करते हैं। फिर 16 इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। 16 बोल लो, इम्पेयरमेंट बोल लो, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसके लिए इंटेंजिबल्स बोल दो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़ी बड़ी लाइन आइटम है, मतलब इन्वेस्टर के एंगल से सोचो आप कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए। तो इन्वेस्टर देखता है रेवेन्यू, इन्वेस्टर देखता है प्रॉफिट, इन्वेस्टर देखता है कि कैपेक्स में कितना इन्वेस्ट हुआ है। तो इसलिए 16 इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो इस तरह से हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ओके, ये वाली कंपनी है, इसमें ये इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है। जैसे कि लाइक आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो इंडेक्स 2 पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको डेफिनेटली इंडेक्स 2 पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स 2 मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि लीफो मेथड यूज क्यों नहीं होती है एज पर इंडेक्स? सो कैन समवन टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर उससे पुराना स्टॉक फिर कभी मूव आउट नहीं कर पाएगा, लास्ट वाले ही पहले निकलता जाएगा। ओके, और स्टॉक वेस्टेज। स्टॉक वेस्टेज, ओके, और it leads to higher cost booking in purchase, okay। सर बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, only in case of inflation, right, this is a better answer, okay। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्निकली सी यू पीपल हैव टू प्रिपेयर। अभी अगर आप लोग इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो जैसे आंसर आने चाहिए इंटरव्यू के 10 दिन पहले, वैसे आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चंस है, मतलब अभी तक मैंने जो पूछ रहा हूँ आपसे बहुत सिंपल, इन द सेंस रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसा एक्स वाई जेड टाइप के क्वेश्चन नहीं है। एंड मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें जानता हूँ वो हैव गॉट दिस वेरी गुड शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री की बेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आप लोगों कई लोगों को तो प्रीमियर डे की शॉर्ट लिस्टिंग है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं एक तरह से। तो इसका आंसर ये है कि लीफो मेथड इज नॉट अलाउड बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। और जब हम इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में रहते हैं तो अगर हम लोग लीफो यूज करेंगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट विल नॉट गिव द राइट वैल्यू, ओके, जो कि मार्केट प्राइस से बहुत डिफरेंट रहेगा। तो इट गिव्स अ रॉन्ग पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो ये मैंने क्वेश्चन भी कवर किया हुआ है इंडेक्स 2 के उसके अंदर। तो कहने की बात ये है कि वी हैव टू प्रिपेयर सम ऑफ द की इंडेक्स। एक बार चाहो तो आप लिख लो 115, 116, 16, 2, 12 एंड 109, ठीक है। तो प्राइमरी इन द फर्स्ट फेज यू शुड कवर दिस वन, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। बाकी अभी एक सेशन और बाकी है, ठीक है ना, जिसमें जो रिमेनिंग जो भी इंडेक्स है उसके क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली टुमारो, टुमारो तो वी आर प्लानिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन, बट डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो ऑन दैट डे वी विल बी टेकिंग दिस
not so important it is, but still that, जैसे कि लाइक कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन एज सच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, क्योंकि मैक्सिमम आपको प्लांट लोकेशन मिल रही है, तो प्लांट लोकेशन के लिए कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको हेड ऑफिस मिल रहा है तो वहां पे फिर कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि हीरो मोटो कॉर्प हुआ, वेदांता हुआ, तो ये जनरली प्लांट लोकेशन को पहले भेजते हैं। ठीक है, तो वहां पर शायद ये क्वेश्चंस ना आए, बट स्टिल इंडिया के अच्छे खासे क्वालिटी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करो। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वुड से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंडेज। अब आ जाते हैं हम लोग, किसी को भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंडेज, तो प्लीज टेल मी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यू विल फाइंड, वन सेकेंड। हाँ सर, सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे मुझे ट्राइस विस्ता की शॉर्टलिस्टिंग आई है, तो अब इंडिया में तो इंडेक्स चलते हैं, बट उनके क्लाइंट जो है वो यूएस वगैरह के, तो यूएस गैप की भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो ऐसे तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, लेकिन मतलब डिफरेंसेस अब बहुत कम हो गए, बिकॉज इंडेस आर कन्वर्ज्ड आईएफआरएस, तो और आईएफआरएस और यूएस गैप ने भी जो डिफरेंसेस थे वो बहुत हट गए हैं। जैसे कि लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो चेंज हुआ है इन आईएफआरएस, वो इसीलिए हुआ है कि वो पहले यूएस गैप से अलग चलता था, अब यूएस गैप और आईएफआरएस सेम हो गए, बट फिर भी एक ब्रॉड कुछ डिफरेंसेस इसके बाद के भी जो बचते हैं वो देख के जा सकते हो आप। लेकिन अगर वो आपको पूछते हैं कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंडेस एंड यूएस गैप, यू शुड ऑलवेज से यस, बिकॉज मोस्टली नाउ ऑल आर कन्वर्ज्ड, तीनों अलाइंड है। जो आईएफआरएस है वही इंडेस है, वो तो पता ही है आपको, और आईएफआरएस और यूएस गैप के भी मैक्सिमम जो डिफरेंसेस हैं वो उन्होंने क्लब कर दी, मतलब खत्म कर दिए वो डिफरेंस। ओके ओके। ऑल राइट, सो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो इंडेक्स आपको इस हिसाब से सुपर इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आज मैं केवल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन इंडेक्स आपके लिए ऑडिट फर्म के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, बिग फोर के लिए अगर आप जा रहे हो, और आपको अगर आप बार्कलेज और इस टाइप की जो कंपनीज हैं फॉरेन बैंक्स, राइट, वहां पे भी उतने इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन, अगर किसी को गोल्डमैन की शॉर्ट लिस्टिंग है, तो कहने की बात ये है कि इंडेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले उसी की तैयारी करो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, किस जिनको इंडस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, ऐसा किसी के केस में हुआ है क्या कि उन्होंने बताया हुआ है कि आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा? ऐसा किसी के केस में है क्या कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, यस यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट? जिनको पीएसयू की शॉर्ट लिस्टिंग आई, पीएसयू की किसको आई शॉर्ट लिस्टिंग? सर मेरे पास है, आईओसीएल का है शॉर्ट लिस्टिंग। IOCL का, राइट? So did they mention anything about like which department they will be allot? जेडी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस ऐसा लिखा हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस, ओके नाइस। तो एटलीस्ट रेगुलेट ये क्लैरिटी आपको कि आपको एफपी&ए के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मोस्टली इट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइड। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा आपको कि आपको हमेशा सब कुछ ही पढ़ना है। जैसे इनके केस में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस क्लियरली लिख दिया है, then in that case it's very clear कि like it would be either financial reporting or it would be tax, क्योंकि कई जगह compliances में टैक्स भी आ जाता है। तो एफआर हेड या टैक्स हेड, ये दो में से कोई इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि पीएसयू के लिए मैं दो बातें स्पेशली बोल देता हूँ आप लोगों को, कि पीएसयू का पैनल बहुत बड़ा होता है, तो उस पैनल में वो जनरली सबको बिठा लेते हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है मिक्सचर कि उसमें ट्रेजरी हेड भी बैठ जाए, उसमें रिपोर्टिंग हेड भी बैठ जाए, उसमें टैक्स हेड भी बैठ जाए। तो दे हैव अ वेरी बिग पैनल। अभी तक मैंने जो सबसे बड़ा पैनल सुना है, दैट इज पैनल ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों का पैनल सुना है। ठीक है, तो उसमें वो पूरी
पूरा आधा डिपार्टमेंट ही आ जाता है उनका, ठीक है। तो आप लोगों को उसके हिसाब से रेडीनेस रखनी है, लेकिन इफ इट इज वेरी वेरी क्लियर कि लाइक दिस इज द डिपार्टमेंट, देन यू शुड प्रिपेयर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर। फिर मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग बाकियों के लिए भी प्रिपेयर। सर जैसे मेरे को ओएनजीसी की आई है शॉर्ट लिस्टिंग, तो उसमें हम्म फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर लिखा है। हम्म तो ये कंफ्यूजिंग है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स हाँ, ऑफिसर मतलब, नाउ इट कुड बी एनीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर मींस इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बट अगर मेरे को आप पूछोगे प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद टैक्स की है, उसके बाद एफपी&ए की, और उसके बाद ट्रेजरी। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है पीएसयू में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी अकाउंट्स पेएबल में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पेबल की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगेन देखो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पोस्टिंग कुछ भी मिले, इंटरव्यू लेने कौन आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू लेने के लिए अगर कोई स्पेशलिस्ट मतलब उस कौन आ रहा है, वो उनके नॉलेज के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यही रीजन है कि हमको थोड़ा बहुत सब देख के जाना पड़ेगा। ओके, सो एफ आर क्लियर है आपको? अब आ जाते हैं हम लोग एफ पी एंड ए। एफ पी एंड ए में क्या पढ़ना है? अभी देखो, एफ पी एंड ए फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना चाहिए ऑन द इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। जैसे कि लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हीरो मोटोकॉर्प का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो कितना है, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस पे आप लोग अच्छा खासा अ, ध्यान दो, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो जब इस टाइप के क्वेश्चंस की बात होती है, तो एफपी&ए से रिलेटेड वेरायंस एनालिसिस, वेरायंस एनालिसिस कैसे करते हैं? एफपी&ए में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, हाउ डू यू डू वेरायंस एनालिसिस? यस एनीवन? रेवेन्यू आपका इस क्वार्टर का 100 था, अगले और बजट था उसका 120, ठीक है ना। तो बजट 120 करोड़ का था और हुआ 100 करोड़। तो हाउ विल यू डू द वेरायंस एनालिसिस इन दिस केस? यस एनीवन? यस शान? So we will make comparisons between the budgeted and actual figures, and we would try to figure out what are the causes, what are the causes for such differences. ऑलराइट, गुड 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 ट्राई। और क्या आंसर हो सकता है? Sir, हाँ बोलिए। sir, first we will look at the actual figures column and then at the budgeted figures column. Then we will find out the difference column and then the percentage of difference with respect to the budgeted revenue. And then we will do the analysis for the reason why does the deviation has occurred. ऑलराइट, दैट्स आई मीन क्वाइट अ सिमिलर आंसर। और एनीथिंग एल्स? we can do product wise or segment wise analysis, like which product costs the less revenue, or which segment or which area. यस, दिस इज ये थोड़ा सा और अलग टाइप का आंसर है, बट प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू डू वेरिएंस एनालिसिस। ये एफपी&ए के लिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सो इट इज डन बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड रेट वेरिएंस, राइट। आप रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, क्वांटिटी और रेट, और फिर उसमें आप क्वांटिटी और रेट वेरिएंस का एनालिसिस करोगे। सो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है कि हाउ डू यू कंप्यूट रेट वेरिएंस एंड हाउ डू यू कंप्यूट क्वांटिटी वेरिएंस, सो दैट इज द आंसर फॉर दैट। सो एफपी&ए में क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, क्योंकि दिस इज अ मेजर टास्क दैट दे हैव टू कंडक्ट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
और कैपिटल बजटिंग, ये तीनों के भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करना है इसके अंदर एफपी एंड के। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू माइट गेट इन दिस पर्टिकुलर वन, राइट। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। नाउ डायरेक्ट टैक्स जनरली कैसा होता है कि कंपनीज में जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है। उसकी इंटेंसिटी इसलिए हाई नहीं है क्योंकि ज्यादा करके काम वो फर्म्स को दे देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे विल नॉर्मली आउटसोर्स दैट वर्क। जैसे आपने भी देखा होगा कि जिन कंपनीज का आप ऑडिट करते थे उसका टैक्स के नोटिसेस भी कौन हैंडल करती थी? फर्म्स ही हैंडल करती थी, करेक्ट है? तो दैट्स व्हाई द expectations are not very high as far as tax is concerned. But you know, like on 1st of Feb, the budget will come. So that the reading of that changes would be very important. और इस बार बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अगर वो हो गया तो फिर बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको उसको स्टडी करने के लिए, एंड डेफिनेटली एवरी फॉर एवरी इंटरव्यू इट वुड बी इम्पोर्टेंट। ओके, सो कल ही हम लोगों ने एक सेशन करा था डायरेक्ट टैक्स का। कितने लोगों ने अटेंड करा था? वेरी वेरी क्रिस्प सेशन। यस, कितने लोगों ने अटेंड करा था? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वो जो सेशन हुआ था ना वो इसी एंगल से हुआ था कि अगर कोई शॉर्ट में आपसे पूछ लें कि लाइक क्या प्रिपेयर करना है डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है, तो ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट। टैक्स रेट्स फॉर एग्जांपल, उससे रिलेटेड न्यू सेक्शंस, पीजीबीपी, डेप्रिसिएशन, राइट, डिविडेंड, डिडक्शंस, तो ये सब जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये प्रिपेयर करके जाना चाहिए। एंड रिटर्न फाइलिंग, इस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर भी जो जनरली डेट्स होती हैं, राइट, वी हैव टू प्रिपेयर दैट। डेट्स कौन सी? ड्यू डेट्स जितनी भी होती है, राइट, क्योंकि नॉर्मली दो टाइप का वर्क आता है। एक होता है कंप्लायंस से रिलेटेड वर्क, तो वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। और जो लिटिगेशन रिलेटेड वर्क है, असेसमेंट रिलेटेड, अपील्स रिलेटेड है, वो नॉर्मली आप क्या करोगे? किसी और फॉर्म को आउटसोर्स करोगे। तो उसमें आपको बेसिक आइडिया होगा तो भी चल जाए। क्लियर है आपको? तो दिस इज सम ऑफ द टॉपिक्स दैट दीज आर especially related to TDS and regular return filing that you should remember. अब आप बोलोगे कि हमको क्या DT डबल है और ये सब भी पढ़ना है क्या? तो ये डिपेंड करता है। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो पढ़ना पड़ेगा फिर। फॉर एग्जाम्पल इन विप्रो, विप्रो के टैक्स, विप्रो में हो सकता है कि ये पूछने आपसे DT डबल है। तो फिर डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। अगर डोमेस्टिक बिजनेस ये सब कुछ इंडिया में सप्लाई हो रहा है फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वहां पे आप थोड़ा बिजनेस का आइडिया ले लो और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन करो। ठीक है ना? अभी जैसे कि इंडियन ऑयल की बात करें, IOCL की जिनको शॉर्ट लिस्टिंग, तो उनका जो बिजनेस है उस बिजनेस साइकिल के हिसाब से टैक्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो आप। ठीक है, तो अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके इंपोर्ट के ऊपर डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, और जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, एंड सेम गोज फॉर GST ऑल्सो। GST भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि लाइक अभी जो लोग हॉस्पिटल में इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे किसी किसी को है मेडलाइन हॉस्पिटल्स, राइट, सो मेडलाइन हॉस्पिटल से तो GST की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने की। क्यों नहीं पड़ने की? क्योंकि हॉस्पिटल में GST लगता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके आप डिसाइड कर सकते हो कि हम लोग कहाँ पे क्या छोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपने बिजनेस समझ लिया तो बहुत सारा काम आपको वहीं आसान होगा। तो ऑटोमेटिकली यू विल कट डाउन द टॉपिक्स। ई इनवॉइसिंग, GST के अंदर अभी इनवॉइसिंग किसको लगेगा? जिसके टर्नओवर जो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। ई वे बिल किसको लगेगा? जो गुड्स पहुंचा रहे हैं। अब IT इंडस्ट्री पे ई वे बिल के क्वेश्चन आएंगे क्या? तो नहीं आएंगे। तो आप समझ जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप उस बिजनेस को समझोगे आप समझ जाओगे कि मेरे को ये छोड़ना है, ये रखना है, ये छोड़ना है, ये रखना है। ठीक है, अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, सो इनडायरेक्ट टैक्स में व्हाट वन शुड स्टडी, अगेन बेसिक बेसिक टॉपिक्स, राइट। एंड इज इट कंपल्सरी कि क्या हम
जीएस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। इफ द प्रोफाइल सेज सो, राइट, अगर प्रोफाइल में ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे भी तो फिर आपको करना है उसको, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दी जीएसटी बुकलेट। ठीक है ना, ये अभी हमारा वैसे सेशन पेंडिंग है इसके ऊपर, बट फिर भी इसको स्टडी कर लो। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो सबसे ज्यादा तो यही है, रिफंड्स, यही दो प्रॉब्लम होती है बस। ठीक है ना, फिर बेसिकली प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम जहां जहां पर अप्लाई हो रहा है, ई इनवॉइसिंग, ई वेबल, बस। और उसके अलावा रिटर्न्स की डेट्स, ठीक है, और जो भी लेटेस्ट काउंसिल हुई है उसके फिर मिनट्स। सो ये आपको आई वुड से कि वेरी सुपरफिशियल प्रिपरेशन करके जानी चाहिए, और खास तौर पे अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया इनको आपको रेफर करना है, ये सब टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोडेड है। ठीक है, तो जस्ट डाउनलोड दैम एंड रीड रीड थ्रू दैम, राइट। शॉर्ट में मतलब ऑल्दो बोल सकते हो आप 30-40 पेजेस है, लेकिन शॉर्ट में ही है, उसको आप पढ़ लेना एक बार। इसके बाद ट्रेजरी की अगर बात करें तो ट्रेजरी हेड भी आ सकते हैं क्या? तो ट्रेजरी हेड भी आ सकते हैं, एक दो बार आए। वो क्या पूछते हैं? तो वो फिर ट्रेजरी से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि लाइक बैंक गारंटी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस। ये काम होता है जनरली ट्रेजरी का, एलसी ओपन करना, बैंक गारंटी ओपन करना, और दीज वंस कैश मैनेजमेंट करना। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी पर रिटर्न कितना आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, सो दिस दिस दे में और या तो फिर थोड़ा बहुत रिस्क के पैरामीटर्स पूछ सकते हैं, बीटा क्या होता है, बीटा का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर ट्रेजरी से रिलेटेड कुछ है तो फिर आपको पता है कि अगेन व्हाट आर दी लेक्चर्स दैट यू हैव टू सी। ठीक है, तो अगर ट्रेजरी से रिलेटेड है तो फिर यू हैव टू स्टडी द लेक्चर्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के जो 4 लेक्चर्स हैं उनको क्विकली देख लो। सो ओवरऑल द लेक्चर्स आर नॉट मेनी। ठीक है, मुश्किल से आप तो वैसे भी सब 2 घंटे के लेक्चर को आधे घंटे में देखने वाले लोग हो। ठीक है, तो आपको तो पता है कैसे क्या फास्ट ट्रैक पे देखना होता है। सो ओवरऑल यू शुड वॉच दिस वन। ठीक है ना, लाइक करियर इन फाइनेंस छोड़ देना, करियर इन फाइनेंस, वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस टू। ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट, एफपी एंड फंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट शॉर्ट में लेक्चर्स देख लोगे तो सारे ही क्वेश्चंस फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी, सो यू विल बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फॉर बैंकिंग, फॉर फाइनेंस, फॉर एफपी एंड फंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वी हैव डिस्कस दैट इन द क्लास। ठीक है, ज्यादा करके देखो, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि कई बार मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसका कुछ मटेरियल हो तो दे दो। ओके, तो एक बात आप लोग समझो कि मटेरियल का जमाना गया। मटेरियल ये फाइनल के लिए था, अभी मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट कितने क्लियर है आपके। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट बना सकता है। मटेरियल दूंगा मैं आपको तो आप बोलोगे कि करंट रेशियो आपने बोला 2:1, हम इंटरव्यू में बोलकर आ गए 2:1, लेकिन जब तक ये पता नहीं है कि 2:1 आइडियल क्यों है, ठीक है ना, तब तक फिर हम लोग इंटरव्यू से डिस्कशन कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई आई पुट एवरीथिंग इन डिस्कशन फॉर्मेट, कि क्वेश्चन के ऊपर क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा, उस क्रॉस क्वेश्चन पे फिर क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो वो बात आपको जब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन देखोगे तभी आपको क्लियर होगा कि राइट हम ये आंसर देंगे, फिर इंटरव्यूअर ये पूछेंगे, फिर हम ये आंसर देंगे। ठीक है, आपने बोल दिया कि आइडियल रेशो करंट रेशो 2:1। ठीक है, अब उन्होंने पूछ लिया कि 2:1 क्यों है, 3:1 होना चाहिए आइडियल, तो फिर क्या आंसर देंगे, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के कारण
साथ साथ में आप लोग लेक्चर्स भी देखते जाओ, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया ट्रेजरी के लिए। ठीक है, सो टेक्निकल इंटरव्यू सबको क्लियर है? किसी को क्वेश्चन हो तो बताएं। दिस इज व्हाट दे विल बी कवरिंग इन द टेक्निकल राउंड। उसके अलावा जो आपने रेज्यूमे में लिखा है, सर्टेनली दे विल बी हैविंग क्वेश्चन ऑन दैट। ठीक है, रेज्यूमे में अगर आपने लिखा है कि लाइक आई हैव डन ऑडिट ऑफ दिस दिस दिस, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रेज्यूमे तो सर्टेनली प्रिपेयर करके ही जाना है। ठीक है, तो टेक्निकल राउंड में किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग फाइनल पॉइंट पर आ जाते हैं, 4 राउंड पे। सर करियर वाइज जैसे मैं पूछूं, अगर जैसे हम्म वो अगर अपन को ऑप्शन देते हैं कुछ चूज करने का, कोई सी फील्ड, आप जैसे हम्म मुझे बोल रहे थे प्रेफरेंस हम्म फाइनेंस या कुछ बोलने के लिए, तो सर हम्म करियर वाइज फाइनेंस बोलना ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर मैं टैक्स बोल दूंगा तो शायद मुझे बहुत एक लिमिटेड एक्सपोजर मिले। देखो, अगर चॉइस मिलती है आपको, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से चॉइस के हिसाब से यू शुड ऑप्ट फॉर एफपीएनए। क्योंकि ये जो रास्ता है, राइट, इंडस्ट्री का, ये रास्ता आपको अल्टीमेटली कहाँ पर जाना है? ये सीएफओ तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, तो सीएफओ तक पहुंचने का रास्ता अगर आपको लेना है तो एफपीएनएस लेना ही पड़ेगा। एफपीएनए नहीं लोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मान के ही चलते हैं कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स तो आता ही है। व्हाट इज मिसिंग इज एफपीएनए। तो एफपीएनए अगर आपको पहले ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 3 साल में आप सीएफओ के लिए रेडी हो जाओगे। समझ रहे हो? दैट वे। तो मेरा पर्सनल सजेशन तो यही है। बाकी फिर अब आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पर भी है। ठीक है, और जहां तक टैक्स का आप बोल रहे हो, 100% यू आर राइट, कि टैक्स अगर लेना ही है तो फिर फॉर्म में लो। कॉर्पोरेट में टैक्स लेके बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली काम सारा फिर वो फॉर्म के पास ही जाता है। ठीक है ना, तो एक्सपर्टीज नहीं बन पाएगी आपकी। एंड ओके। सर if FP&A, is it more towards cost or what do we say, मतलब कॉस्ट पे एफपीएनए, ज्यादा बेस्ड है क्या वो नहीं नहीं नहीं, फील्ड? एफपीएनए इज मोर टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, राइट, जो भी मतलब रेगुलर ऑपरेशनल डिसीजंस है। ठीक है ना, लाइक आई स्टार्टेड माय करियर विद आइडिया सेल्युलर एंड आई वाज वर्किंग विद देयर एफपीएनए डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता था वहां पर, जैसे कि लाइक वी वर लाइक डेटा बैंक फॉर द मैनेजमेंट। तो कुछ भी उनको कॉल लेना रहता था तो वो पहले डेटा बैंक से डेटा निकालते थे कि लाइक बताओ, ठीक है ना, अगर कहीं पे एयरटेल आगे निकल गया है आपसे, ठीक है ना, तो एयरटेल को पीछे, तो हमको अगर बीट करना है तो क्या करें? तो फिर उनको बताना पड़ता, प्लान वाइज ये हमारी रेवेन्यूज आ रही है, ये प्लान इतना बिक रहा है, ये प्लान कम बिक रहा है। तो फिर वो उसको देख के फिर डिसीजंस लेते थे, ठीक है, इस प्लान को और पुश करते हैं। तो ऐसे वो हर चीज में उनको अगर डिसीजन लेना है तो ही नीड्स डेटा, एंड वी एफपीएनए इज अ डेटा बैंक फॉर देम, हर तरह का। तो दैट इज व्हाट, सो हर सारे एनालिसिस होते हैं उसमें, कॉम्पिटिटर वाइज एनालिसिस, मार्जिन वाइज एनालिसिस, कॉस्ट वाइज एनालिसिस, ज्योग्राफिकल एनालिसिस, तो हर तरह का एनालिसिस यहाँ पर होता है। और इसलिए ये डिपार्टमेंट जरूरी है सीएफओ बनने के लिए, क्योंकि सीएफओ को 90% टाइम इन्हीं चीजों में जाता है। ठीक है ना, दैट वे। क्लियर है आप लोगों को? ओके सर। राइट, सो ये था टेक्निकल राउंड। सो टेक्निकल राउंड में किसी को कुछ क्वेश्चन और हो तो बताइए। ओके, सो मेरे हिसाब से अगर आपको केवल इंडस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, ठीक है, तो इसमें ऑडिट के लेक्चर छोड़ देना, उसको मत देखना। क्योंकि ऑडिट के लेक्चर्स इंडस्ट्री में नहीं पूछे जाते। ठीक है, उसके अलावा लगभग सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे वैल्यूएशन भी पढ़े क्या? वैल्यूएशन भी पढ़ो, यू नेवर नो कौन पूछ लेगा वैल्यूएशन के ऊपर। ओके, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट छोड़ सकते हो, ठीक है, केवल क्रेडिट छोड़ सकते हो और ऑडिट छोड़ सकते हो, बाकी सब देख के जाना पड़ेगा। और सर पीएसयू में अकाउंट ऑफिसर और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए आई है, तो उसमें हम्म, ऑडिट करना पड़ेगा ना? हाँ, अगर क्लियरली लिखा है उन्होंने कि इंटरनल ऑडिट है, फिर करना पड़ेगा।
बट वो भी इंटरनल ऑडिट है, राइट, स्टैट ऑडिट नहीं है। तो स्टैट ऑडिट उस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है कि लाइक हम लोग ऑडिट एजर्शंस और वो सब पढ़ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं ऑडिट वो। एजर्शंस, गोइंग कंसर्न, वो सब मत देखना। फिर सीधे उस पर आ जाना कि लाइक रेवेन्यू का ऑडिट कैसे होता है, ओके। असेट का मतलब ऑडिट प्रोसेस कैसे, वाइज पूछ सकते हैं, प्रोसेस क्या हो रहेगी। प्रोसेस प्रोसेस पे ज्यादा आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आएंगे। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप में वापस आप लोगों को बता देता हूँ कि द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ऑलवेज अंडरस्टैंड द कंपनी, राइट। अगर आपने ये काम अच्छे से कर लिया, स्टार्टिंग विथ कंपनी अंडरस्टैंडिंग शीट, तो आप लोगों के लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे स्टार्ट करना, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन, जो मैंने स्क्रिप्ट शेयर की उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करना। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, अगेन अभी आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज होंगे, सो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी काफी स्ट्रांग, जो भी बेस्ट वर्क करा है आप वो रेडी रखना, और अगर वो रेडी नहीं है तो उसको रेडी कर लो। उसके भी फॉर्मेट्स मैंने शेयर किए हैं इसमें। यस, देखा कि नहीं आपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? आर्टिकलशिप, राइट, दिस वन। इसको एक बार देख लो, अभी ओपन कर लो इसको। ये सब इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट आर्टिकलशिप, एवरी कंपनी, ओके। तो कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं वहां जाके ब्लैंक हो गए कि व्हाट इज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, तो हजारों थॉट एक साथ आ गए कि क्या बोल, फिर जो एकदम दिमाग में आया वो बोल दिया। प्रिपेयर करना है आप, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि लाइक कॉर्पोरेट के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके फॉर्मेट्स भी हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो फिर क्या फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट। इंटरनल ऑडिट है तो ये फॉर्मेट, टैक्स है तो ये फॉर्म, ठीक है। इसके हिसाब से प्रिपेयर करना, मेरे को चेक कराना है, राइट। वैसे तो मैं बहुत कम देखता हूँ आप लोग क्या काम कर रहे हो, लेकिन आर्टिकलशिप का ही एक मात्र ऐसा पॉइंट है जो मैं इंडिविजुअली चेक करूंगा, ठीक है। जब आप लोग के मॉक इंटरव्यू होंगे तो आई विल बी इंडिविजुअली चेकिंग कि व्हाट हैव यू रिटर्न इन दैट, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 5 मिनट्स दे विल बी टॉकिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो रिकॉल करो उसको, जो भी मेजर इंडस्ट्री का आपने ऑडिट करा था, वहां पे क्या आपका, मतलब आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आपकी क्या वर्किंग थी, कौन सा इंडेक्स आपने देखा था वहां पे, या फिर आपने कोई मेजर क्वेरी निकाली थी, या फिक्स असेट्स को ऑडिट करा था, उसमें क्या फिक्स असेट्स में कौन सा पॉइंट ऑब्जर्वेशन निकाला था। तो ऐसे करके उसको रिकॉल करो आप। 100% दैट वुड बी यूज इन योर इंटरव्यूज। और मॉक इंटरव्यू में यू विल गेट दिस क्वेश्चन, राइट, आई विल बी कवरिंग दिस क्वेश्चन फॉर श्योर, ठीक है। तो प्रिपरेशन में एक तो इंडस्ट्री की प्रिपरेशन कर लो, दूसरा आप अपनी आर्टिकलशिप लिखो कि आर्टिकलशिप में एक दो जो मेजर वर्क है वो आप पहले ही लिख के चलो, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यूज तो मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स, उसके लेक्चर्स आपके पास सारे ही हैं। लेक्चर्स को फास्ट ट्रैक पे देख लो, ठीक है। कॉपी मेंटेन करो, उसमें शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चंस। और कुछ चीजों के लिए मैंने बहुत स्पेसिफिक हाईलाइट किया हुआ है कि ये तो करना ही है, तो उसको मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। तो दैट इज अनदर वन। और लास्ट पॉइंट है एचआर, एचआर राउंड जो होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या एचआर राउंड होगा। सो एचआर राउंड जरूरी नहीं कि अलग से हो, कैंपस के अंदर हो सकता है कि एचआर राउंड एचआर भी साथ में बैठ जाए, या हो भी सकता है कि एचआर राउंड अलग से हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिकली दो तीन जो क्वेश्चंस हैं वो ब्रॉडली वी शुड प्रिपेयर, ठीक है ना। वाई वी शुड हायर यू, ये एक उनका जनरल क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ये होता है कि वाई इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई यू वांट टू ज्वाइन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल वेदांता ज्वाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हीरो मोटो कॉर्प कर रहे हो, सो वाई यू वांट टू ज्वाइन इंडस्ट्री एंड नॉट बिग फोर, ठीक है। तो कोई भी एक आंसर दे दो इसका, ताकि आई वुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है,
आपने देख लिया लेक्चर? जिन्होंने लेक्चर देख लिया कोई बताइए, व्हाई इंडस्ट्री नॉट बिग फोर? ये पूछेंगे तो क्या आंसर दोगे? यस, एनीवन? जिन्होंने अपने जनरल नॉलेज से भी दे सकते हो आप, राइट? व्हाई इंडस्ट्री एंड नॉट बिग फोर? ऑलराइट, तो इतना टाइम मत लगाना आप लोग इंटरव्यू में, ठीक है? इंटरव्यू में ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योर आंसर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम, ओके? तो नो वरीज, आप लोग अगेन पूरा एचआर राउंड पूरा ही देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ देखो ना देखो, एचआर राउंड जरूर देख लो। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इस टाइप के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। पूरा इंप्रेशन इंटरव्यू में अच्छा चलता है, आखिरी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारे ही एचआर के जो क्वेश्चंस है, इनको थॉरोली करो। व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाट आर योर वीकनेस, जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स, हाउ विल यू एडजस्ट इन न्यू सिटी, व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग योर बिजनेस, ठीक है ना? तो सारे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, क्वेश्चंस को तो कुछ भी छोड़ो मत। राइट, इंडस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया कि मेहनत तो करनी पड़ेगी आप, ठीक है? और प्रीमियर डे है, ठीक है? तो प्रीमियर डे है, बड़ा पैकेज है, तो डेफिनेटली बड़ी मेहनत भी लगेगी, ठीक है? तो मेहनत करोगे आप, और बहुत स्ट्रेटेजिकली ये सारे ही वो क्वेश्चन से 80% क्वेश्चन पिछले कैंपस से निकाले हुए ही क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के फीडबैक से ही निकाले हुए हैं। तो जहां जहां पे आप फंस सकते हो, वो जैसे पीएसयू के लिए एक बार पूछा था कि लाइक टेल मी 5 रीजंस ऑफ ज्वाइनिंग अ पीएसयू। तो कौन बताना चाहेंगे यहाँ पे जिनको पीएसयू की शॉर्ट लिस्टिंग आई है? 5 रीजंस ऑफ ज्वाइनिंग अ पीएसयू। यस, किसको आई है? लोकेश को आई है, लोचन को आई है, किसको आई है? सर अभी ऐसा प्रिपेयर तो नहीं किया, मैं पूछने ही वाला था आपसे। फिर भी बताओ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पीएसयू? तो ऑनेस्ट आंसर तो दे नहीं सकते वहां पे। ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, यस। फिर भी क्या दोगे? फिर सोचो जरा थोड़ा। Sir, job security and respect in the society. जॉब सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, ठीक है, ओके। तो देखो, ठीक है आंसर, लेकिन अगेन इंटरव्यू टू इंटरव्यू बहुत डिपेंड करेगा इसके अंदर। इंटरव्यूअर विल थिंक, लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर यू इनसिक्योर अबाउट योर जॉब? ओके, तो वो एक पॉइंट है। रेस्पेक्ट जरूर बोल सकते हो, क्योंकि अभी भी वो पॉइंट तो है रेस्पेक्ट का, कि पीएसयू में रहता है तो दैट इज देयर। बट फिर भी लाइक कन्विंसिंग आंसर जो है, और थोड़ा सा और कन्विंसिंग आंसर चाहिए इसके अंदर, ठीक है? सो अभी लाइक मैं उस ट्रेजेक्टरी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका पूरा एक बैकग्राउंड है। फिर आप, इट विल टेक सम टाइम, राइट? 5-10 मिनट्स में को पहले उसका कंटेक्स्ट देना पड़ेगा कि वो क्यों पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो वो थोड़ा सा लंबा आंसर है, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, right? So HR is that way is very important. You never know for which company they will conduct typical HR. Normally तो क्या होता है कि हो सकता है वो टेक्निकल के साथ में HR पर्सन भी बैठ जाए, क्योंकि कैंपस में वो उनको भी जल्दी होती है। दे ऑल्सो वांट कि चीजें जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। बट किस फॉर्मेट में कब क्वेश्चंस आ जाए, वी शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक? So that is what from my side, and HR, बस HR राउंड। उसके अलावा जीडीज जो हैं, राइट, जिन लोगों के जीडीज हैं, ठीक है ना? मोस्टली कल हम लोग जीडीज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को, जिन कितने लोगों को वैसे ग्रुप डिस्कशंस?
सर मेरा ग्रुप डिस्कशन है गेल में। हाँ ठीक है ना। सर ओके बार्कलेज में भी है। सर ओके मेरा भी है वेदांता में। सर मेरा हाँ भी सर हीरो को IOCL दोनों में है सर। हाँ 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 ठीक है वेरी गुड। तो काफी लोगों का है, ठीक है ना। तो कल हम लोग जीडी डिस्कस करें, वो भी एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड राउंड है। मतलब पर्सनली मुझे तो इंटरव्यू से ज्यादा टफ लगता है, ठीक है। तो उसको तो आपको करना ही चाहिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज अगेन दीज आर वेरी बिग कंपनीज, ठीक है। तो कल हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। राइट। सो आप लोग थोड़ा फास्ट प्रिपरेशन करिए अब, ठीक है ना। बहुत सारा है प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी आप लेक्चर देखोगे, उसमें भी लाइक यू माइट टेक एटलीस्ट 2 days। तो जल्दी जल्दी से लेक्चर देख के खत्म कर दो, और फिर जीडीज में बैठो, और फिर 2 3 दिन के बाद से फिर मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट हो, तो बी रेडी टू अपियर इन मॉक इंटरव्यूज। बिना मॉक इंटरव्यू दिए जाना बहुत रिस्की है, ठीक है। तो सर्टेनली मॉक इंटरव्यू में आपको ये सब चीजें वैलिडेट हो जाएंगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है एंड ऑल। क्योंकि अभी भी आप लोग वीडियो और ऑडियो तो ऑन करने में थोड़ा सा घबराते हो, हेजिटेट करते हो, ठीक है ना। अब तो छोड़ दो हेजिटेशन सब लोग। अब कोई बचा नहीं है, राइट। टाइम 1 वीक का टाइम बचा हुआ है। तो ये हैबिट चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। All right, so this is from my side. Yes, if you have any other questions, please let me know. सर आई हैव अ सर क्वेश्चन। डे आफ्टर टुमारो। हाँ बोलिए बोलिए। सर डे आफ्टर टुमारो विप्रो का एमसीक्यू टेस्ट, तो उसमें हाँ सेवेंटी विप्रो का टेस्ट। परसेंट फाइनेंस क्वेश्चन है और 30% कॉग्निटिव एंड रीजनिंग क्वेश्चन है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करें? सॉरी, क्या क्या बोला आपने, कितना परसेंट? 70% फाइनेंस क्वेश्चन है एंड 30% रीजनिंग क्वेश्चन है। मैं ना आपको 2 पेपर भेजूंगा, विप्रो स्पेसिफिक ही है वो, ठीक है। ओके तो उस मतलब दे आर बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स, ठीक है ठीक है। ओके। कितने लोग दे रहे हैं विप्रो का टेस्ट? हाउ मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर विप्रो? तो मैं भी अपेयर कर रहा हूँ IMA को भी shortlist में। ऑलराइट, ठीक है। 4 5 ऑफ यू आर देंगे, ठीक है। सो आई विल शेयर दैट, राइट। मैं आपको शेयर करूंगा, ओके। या तो हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेंगे, तो टाइम लिमिट लेके भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं कल बताता हूँ, और भी स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग बैच के, उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग आई है। तो मैं एक बार ग्रुप में चेक कर लूंगा, 8 10 ऑफ यू आर देयर, तो एट वन गो वी विल डू दैट, ताकि उसी टाइम उसका एनालिसिस भी कर लेंगे। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। और क्वेश्चन हो तो बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था, हम्म मुझे पूछना था कि ऑन एन एवरेज इंटरव्यू कितने टाइम तक चलता है वो जो पीआई लेंगे। क्यों, ये सवाल क्यों आया? सर ऐसी क्यूरोसिटी हो रही थी तो। आ, कितनी देर लेंगे, ओके ठीक है। सो ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब, लेकिन कितना भी चल सकता है, मतलब इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड टाइमलाइन तो नहीं है। बस इतना जरूर है कि जितना लंबा चलेगा उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज दे बिलीव दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब, दैट्स व्हाई दे हैव इंटरेस्ट इन योर प्रोफाइल। तभी वो आपसे लंबे टाइम तक बात कर रहे हैं। अगर आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दैट वे आई थिंक लॉन्गर इट्स बेटर। फिर भी 20 मिनट मान लो। एक अगर बहुत ही कोई नंबर ही मेरे को देना है, तो फिर मैं 20 मिनट का दे सकता हूँ आपको, 20 से 25 मिनट का एक रफ कट टाइम होता है, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर मेरा एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था। सर जैसे मेरे फादर भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो हम्म इंटरव्यू पे डिस्कशन करते टाइम फिर वो बात आ जाती है कि तुम्हें उनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं ज्वाइन करनी है। अब मेरा विजन सर है कि मैं मे बी आफ्टर 2 3 years आफ्टर एक्सप्लोरिंग कि बाहर मुझे क्या एक्सपोजर मिल सकता है, मैं वापस आ जाऊं। तो मैं उनसे ये तो बोल नहीं सकता। अब मैं उनसे बोलूंगा मैं छोड़ दूंगा तो बोलेंगे वो कि कितना केयरलेस है, इतने सब चीजें ऐसे ऐसे कैसे अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है, तो वो एक केयरलेस वाली उनकी इंप्रेशन जाएगी।
वेरी गुड। मतलब आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर केस। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप मेरे को वापस से करना जब वंस यू वॉच दी HR लेक्चर्स। ठीक है, तो उसमें आई हैव कवर्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी प्रैक्टिस है, तो वो क्वेश्चन मैंने कवर किया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही आपको इसका आंसर भी मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट यस, यू शुड सर्टेनली प्रिपेयर दिस क्वेश्चन बिफोर अपियरिंग फॉर एनी इंटरव्यू। Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। और क्वेश्चन हो तो बताएं। यस, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है या आज उन्होंने सेशंस करे हैं स्टार्ट, वो लोग चाहो तो रुक जाओ अगर दे नीड सम काइंड ऑफ डिस्कशन। कल GD का टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्या? GD का टाइम सेम रहेगा, 8 PM। ठीक है।